यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। सो ब्रेक से पहले आज अपन ने पढ़ा था सेक्शन 115 बीएससी और बीएससी वही पढ़ रहे थे। इसके दो क्वेश्चन बाकी है जो अभी अपन करेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद मैं आगे पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको यह बताई थी कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ये सेक्शन लगेगी। उसके पास ऑप्शन है कि वो इन रेट से टैक्स पे कर सकता है अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7,50,000 10%, 750 टू 10 लाख जो है उस पर 15%, 10 टू 1250 तक 20% और 1250 से लेके आपका 15 तक 25% और 15 लाख से ज्यादा 30%। लेकिन ये वाली सेक्शन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप ये वाले सब बेनिफिट छोड़ोगे। आपको क्या क्या नहीं लेना है, 10(5) का एलटीसी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, हाउस रेंट एचआरए का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, 10(14) के कोई अलाउंसेस है वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ मिलेंगे जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको अपन कम्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं, वो दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए है तो उसको वो मिलेगा, कन्वेंस मिलेगा, अलाउंस टू मीट कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और डेली अलाउंस है वो आपको मिलेगा। बाकी वाले अलाउंस के जो एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेंगे, बट ये जो 4 अलाउंसेस के एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। जो एमपी एमएलए को अलाउंस मिलता है करके, ठीक है, और उसका जो एग्जेम्पशन मिलता है 10(17) में वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद 10(32) में जो माइनर चाइल्ड की इनकम पे 1500 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, 10AA नहीं मिलेगा, एज वेल एज द जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का सैलरी में मिलता है वो नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सेक्शन 16 में मिलता है वो नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जो भी तुम्हारी लेट आउट प्रॉपर्टी है या लाइक डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका अगर कोई लॉस आएगा तो वो लॉस आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो जो लॉस है वो किसी और हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 32 AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, 33 AB और 33 ABA का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली चीज है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप अगर इन हाउस रिसर्च पे वगैरह आप खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए जिसमें डिडक्शन मिलता है सेक्शन 35(1)(1) में एंड 1(4) में वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर 35(1)(2) है, 1(2)A है, 35(1)(3) है, 35(2)AA है जिसमें आप डोनेशन देते हो किसी आउटसाइडर को, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो। उसके बाद 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है उसमें आपको डिडक्शन है, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कोई भी डिडक्शन आपको सेक्शन 57 में 57 का जो ये 2A होता है फैमिली पेंशन जो होता है उस पर डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। अंडर चैप्टर 6A के कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। ATCD वगैरह आप नहीं ले सकते, लेकिन 3 मिलेंगे। कौन कौन से आपको मिलेंगे? एक तो ATJJAA मिलेगा, एक ATCCD2 मिलेगा और एक आपको ATLA मिलेगा। ये जो 3 डिडक्शन है वो आप ले सकते हो इवन आप ये सेक्शन लेते हो तो भी। अब एक और चीज समझना, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई पुराना लॉस है और वो लॉस इनकी वजह से है, मतलब जैसे स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस एंड तो वो आपको लैप्स हो जाएगा, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद एक बात बताऊं, आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल प्रोविजन में जा सकते हो। वो आपकी मर्जी, आपके विश है, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। हर साल आपको ये ऑप्शन मिलेगा। एवरी ईयर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं जाना, या आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो भैया हर साल आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो इन फ्यूचर में जाके कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते हो और आप क्या करते हो, इससे बाहर आ जाते हो, तो एक बार इस ऑप्शन से अगर आप बाहर आ गए तो फिर वापस ये ऑप्शन नहीं ले सकते जब तक आपकी बिजनेस की इनकम है। उसके बाद मैंने बोला 87A का रिबेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा अगर अप टू 5 लाख। और स्पेशल रेट्स की जो इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपका 4% लगेगा। सरचार्ज है वो सरचार्ज लगेगा नॉर्मली जो भी रहता है 10%, 15%, 25%, 37%, दैट डिपेंड्स ऑन योर इनकम। अगर ये सेक्शन लेते हो तो आपको AMT भी नहीं लगेगा, मींस अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो आपको नहीं लगेगा। एक और चीज मैंने बताया कि CBDT का सर्कुलर है कि एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा एम्प्लॉयर को और वो बताएगा कि मेरा TDS कैसे काटना है, 115 BAC के हिसाब से काटना है या नॉर्मल केस में काटना है। अगर मान लो उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो वो नॉर्मल केस में काटेगा, लेकिन अगर उसने डिक्लेरेशन दिया तो 115 BAC के हिसाब से काटेगा। एवरी ईयर ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, एवरी ईयर। अब एक और चीज समझना, डिक्लेरेशन आपने दिया लेकिन आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हो तब क्या आप अदर ऑप्शन के साथ जा सकते हो? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब आप अदर ऑप्शन के साथ में जा सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो, उसके बाद आप सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन 2 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है।
और आज अपन ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, ये वाला और इसके बाद वाला एक और। अभी देखो बात समझना, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, या आप बोलोगे सर ये साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे वगैरह, ये सब मैं आपको पढ़ा लूंगा जब अपन पीजीबीपी वगैरह पढ़ेंगे, तो हर चीज इन डिटेल में आ जाएगी। मुझे यहां पे सिर्फ आपको ये बताना था कि ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम कैसे मिलता है इंडिविजुअल एचयूएफ को, क्या क्या चीजों को छोड़ना पड़ता है, ये चीजें कौन कौन सी छोड़नी पड़ रही है, ये सेक्शंस अपन इन डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे जब अपन बिजनेस है और आगे अपन जब भी पढ़ेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या सैलरी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, तब अपन वहां देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल पे अटेंशन। एग्जांपल नंबर 2 पे आओ। एक्स 44 इयर्स का एज है, इज अ बिजनेसमैन, मतलब बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, ठीक है, मींस पीजीबीपी का इनकम होगा। His business income as per profit and loss account for the year ended 31st March 2021 is 71,88,000। ये उसका पीजीबीपी का इनकम है, बिजनेस का इनकम है 71,88,000। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग, उसने डेबिट साइड में ये चीजें डाल रखी है, ठीक है। पहला, contribution that is donation given to national laboratory for claiming deduction under section 35(2)AA। उसने नेशनल लेबोरेटरी को डिडक्शन दिया है और उसकी वजह से उसने कितना 40,000 का डिडक्शन दिया है जो पीएनडल के डेबिट में डाला है। देखो मैं बताऊं, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन की बात करते हो तो ये अलाउ होता है, नॉर्मल प्रोविजन की बात करोगे तो ये अलाउ होगा। ये क्यों अलाउ होगा? क्योंकि 35(2)AA में नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ये अलाउ होता है, जो नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन है अपन पीजीबीपी में पढ़ेंगे। बट अगर आप 115 बीएसी लेते हो, अगर वो सेक्शन लेते हो आप करके न्यू टैक्सेशन वाला, तो उस केस में आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बोलोगे इसमें डिडक्शन कितना मिलता है जब अपन आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन देते हो, तो एक बात बताऊं, पहले इसमें डिडक्शन 200% हुआ करता था। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत पहले 200% डिडक्शन हुआ करता था, उसके बाद 175% डिडक्शन हुआ, लास्ट ईयर तक 150% डिडक्शन था। लेकिन मैं बता दूं इस साल से 100% डिडक्शन है। इस साल से जितनी भी पीजीबीपी में वो साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन की सेक्शन थी ना, वहां सब जगह फ्लैट डिडक्शन 100% कर दिया। तो जब अपन पीजीबीपी पढ़ेंगे तो वहां इन डिटेल वो चीजें आएगी। तो मैं बता दूं 100% डिडक्शन मिलता है, नॉर्मल प्रोविजन में मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग 115 बीएसी वाली सेक्शन लेते हो तो यहां पे ये वाला डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉक वाले डिडक्शन में चला जाएगा, ब्लॉक है ये। नेक्स्ट पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, मींस आप अपने खुद के लिए साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, उसका खर्चा कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1)(1) में आपको 30,000 का मिलता है, तो ये डिडक्शन मिल जाएगा। भले आप 115 बीएसी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये डिडक्शन मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, ब्लॉकिंग में क्या है, कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगे, जो आप डोनेशन वाले डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे। ये डोनेशन थोड़ी है, ये तो खुद के साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा कर रहे हो, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप बीएसी लेते हो या नहीं लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पार्ट, कैश पेमेंट ऑफ बिल 35,000। आपने बिल का कैश पेमेंट किया। एक बात बताऊं, जब आप कैश में पेमेंट करते हो तो ये डिसअलाउड होता है पीजीबीपी में। याद करो अपना इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में एक सेक्शन पढ़ी थी, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, और 40A सब सेक्शन 3 में क्या पढ़ा था कि कैश पेमेंट अगर आप 20,000 से ज्यादा का किसी को सिंगल डे में सिंगल पर्सन को करते हो तो वो डिसअलाउड होता था। वो 20,000 10,000 हो गया था। तो भैया यहां पे 10,000 से ज्यादा किया है तो ये पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। तो भैया कोई भी सेक्शन लो, ये डिसअलाउड तो होना ही होना है। नेक्स्ट पार्ट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग। क्रेडिट साइड में क्या दे रखा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड है, वो पीएनडल के क्रेडिट साइड में डाला है। एक बात बताओ, डिविडेंड जो है वो डिविडेंड बिजनेस का इनकम नहीं होता, ये तो आईएफओएस का इनकम है, ये तो तुम्हारे अदर सोर्सेज का इनकम होता है। इसको तो हम अदर सोर्सेज में डालेंगे, तो हम बिजनेस से हटा के अदर सोर्सेज में डालेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि डिविडेंड जो मिलता है इंडियन कंपनी से वो सर एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? क्योंकि हमने तो इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड जो मिलता है आपकी कंपनी से, इंडियन कंपनी से, वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन बेटा इस साल वो सेक्शन हटा दिए। जो 1034 में एग्जेम्प्ट होता था ना, कंपनी डीडीटी पे करती थी 1150 में, अब मैं बताऊं वो डीडीटी वाला कंसेप्ट चला गया है। अब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो ये जो 95,000 का डिविडेंड है, ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ये तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। जब अपन अदर सोर्सेज की इनकम निकालेंगे वहां इसको ले जाएंगे, बिजनेस की इनकम से इसको हटा देंगे और आईएफओएस की इनकम है उसमें इसको लेंगे करके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स परटेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 17-18 विदाउट इंटरेस्ट, मींस इंटरेस्ट नहीं है, ये इनकम टैक्स का रिफंड है। एक बात बताओ, इनकम टैक्स का रिफंड आपने पीएनडल के क्रेडिट में डाला है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं,
कि इनकम टैक्स क्या अलाउ होता है क्या? आपने ऑफिस में, मुझे एक बात बताओ, जब आप ऑफिस में अपना रिटर्न फाइल करते हो तो इनकम टैक्स क्या खर्चा अलाउ करते हो क्या पीजीबीपी में? बिजनेस में इज इनकम टैक्स इज अलाउबल एक्सपेंडिचर? आंसर इज नो। तो इनकम टैक्स जब अलाउ नहीं है तो इनकम टैक्स का रिफंड क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तो रिफंड का अमाउंट है, तो ये कहीं पे टैक्सेबल नहीं होगा। इसको हटा देंगे, क्रेडिट साइड में डाला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट, X is entitled to claim the following deduction which are not debited to P&L account। X को ये और डिडक्शन मिलने चाहिए जो P&L के डेबिट में नहीं डाले अभी तक। अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम इन द करंट ईयर एडिशनल डेप्रिसिएशन 60,000 उसको मिलना चाहिए। तो देखो, अगर एग्जिस्टिंग टैक्सेशन में जाएगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। डोनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, एक बात बताओ, ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को डोनेशन देते हो तो इसका डिडक्शन आपको 80G में मिलता है। तो देखो, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में जाओगे तो इसका डिडक्शन मिलेगा आपको 80G में करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का। अब एक चीज समझना, अगर आप 80G में डिडक्शन तब मिलेगा जब आप नॉर्मल प्रोविजन में हो, लेकिन 115 बीएसई में जाओगे तो जितने भी डिडक्शन है वो तो ब्लॉक है, तो वो आपको डिडक्शन अगर आप न्यू प्रोविजन में जाओगे तो नहीं मिलेगा। डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80JJAA इज 80,000, ये दोनों में मिलेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन में हो या फिर आप न्यू प्रोविजन में जाते हो, ये वाला आपको मिलने वाला है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, DE और 80EEB, ये सब डिडक्शन जो है अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन में जाओगे तो आपको ये मिलेगा, बट न्यू प्रोविजन में आपको नहीं मिलेगा। X wants to know whether he should opt for alternative taxation regime from assessment year 21-22। X ने आपसे ये पूछा है कि क्या वो न्यू वाले स्कीम में जाए, 115 बीएसई ले या नहीं ले। आपको उसको एडवाइस करना है कि 115 बीएसई लेना है या नहीं लेना। तो जैसा अपन ने किया था वैसा ही वापस यहां पे करेंगे कि भैया अगर आप 115 बीएसई लेते हो तो क्या होगा और नहीं लेते हो तो क्या होगा। अपन पहले नहीं लेते हैं, नॉर्मल प्रोविजन वाला पहले निकालेंगे और फिर हम ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से निकालेंगे, और जिसमें टैक्स कम आएगा वो वाला हम एडवाइस करेंगे। मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट इस बार जब आपके एग्जाम होंगे मई और नवंबर 2021 में ऐसे क्वेश्चन पुट करेगी। इसके लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बना के और यहां पे आपके लिए ये क्वेश्चन लेके रखे हैं। ठीक है, चलो सो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, मैं चालू करूंगा क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे मेरे साथ साथ आप भी करोगे, आप भी चालू करो, मेरे साथ साथ ही बेटर रहेगा बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 2, और आई कैन से दैट एग्जांपल नंबर 2। पहले अपन करेंगे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 2, पहले नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, फिर 115 बीएसई के हिसाब से, और फिर लास्ट में अपन कंक्लूजन देंगे। तो देखो, पार्ट ए, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से अपन पहले करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालते हैं और फिर अपन टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ, ऊपर लिखना है तो लिख सकते हो, एसएससी का नाम वगैरह, मिस्टर एक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऊपर लिख लो प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। मिस्टर एक्स, प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। पहले टोटल इनकम निकालेंगे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। ठीक है, चलो यहां लिखो अमाउंट और यहां लिखो पर्टिकुलर, यहां लिखो अमाउंट और यहां लिखो पर्टिकुलर। देखो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो नॉर्मली पीजीबीपी का इनकम है और आईएफओएस का इनकम है, और कोई इनकम नहीं है, सैलरी का वगैरह यहां पे कोई इनकम नहीं है। आपका दो ही इनकम है, पीजीबीपी का और आईएफओएस का, क्योंकि डिविडेंड वगैरह है वो आईएफओएस में जाएगा। ठीक है, दो तरह का आपको इनकम है। चालू करेंगे पीजीबीपी की इनकम से।
तो सबसे पहले जब अपन पीजीबीपी की इनकम निकालने जाते हैं तो आप मुझे बताओ, पीजीबीपी की इनकम निकालते टाइम अपन सबसे पहले क्या लिखते थे? अगर इंटरमीडिएट का थोड़ा बहुत याद होगा तो जब आपको ये एडलेस वाली चीजें दे रखी होती है तो अपन नेट प्रॉफिट से चालू करते थे क्वेश्चन, याद आया? तो देखो अपने को लिखने का नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको जो दे रखा है दैट इज कितना दे रखा है? 71,88,000। अब एक बात बताओ, इसमें अपन ऐड क्या करते थे? ऐड में लिखो डिस अलाउड, अगर कोई चीज डिस अलाउड है, और आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। तो देखो मैंने क्या लिखा? डिस अलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट जो है वो लिया, डिस अलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली, मतलब या कोई चीज डिस अलाउड हो रही है या फिर आइटम हम अलग से उसको कंसिडर करने वाले हैं। उसके बाद 3 लाइन छोड़ के लिख लो लेस में अलाउड और आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। अलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली। अपन पहले पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन पे देखो, वापस क्वेश्चन पे देखो। पहले अपन नॉर्मल प्रोविजन, ये समझो 115 बीएससी है ही नहीं, तो 115 बीएससी नहीं है तो एक बात बताओ, पहला कंट्रीब्यूशन गिवन टू नेशनल लेबोरेटरी। अगर नेशनल लेबोरेटरी को आपने कंट्रीब्यूशन दिया तो वो तो अलाउ होना ही चाहिए था, पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, जो आपको यहां पे ये पहला पार्ट दे रखा है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, सब लोग इधर देखो, पहला पार्ट सब लोग इधर देखो एक बार। ये जो कंट्रीब्यूशन गिवन टू नेशनल लेबोरेटरी मींस आपने नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी को डोनेशन देते हो तो आपको 2AA में डिडक्शन मिलता है और वो 100% मिलता है इस साल से। तो आपने 40,000 ऑलरेडी पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका डिडक्शन ऑलरेडी मिल गया। ऑलरेडी पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि ये डेबिट साइड में ये सब चीजें डाली हुई है। दूसरी चीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एक्स, आपके बिजनेस के लिए आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च का किया, उसका भी डिडक्शन मिलता है, तो इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि डेबिट में ऑलरेडी डाला हुआ है। कैश पेमेंट जो 35,000 का है ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ये जो कैश पेमेंट 35,000 का है ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा, इसको अपन ऐड कर लेंगे। तो आप ऐड में लिखो सबसे पहले कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कितना है आपका 35,000, ये डिसअलाउड होगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में जो डिविडेंड दे रखा है, देखो एक बात बताओ, क्रेडिट साइड में जो डिविडेंड दे रखा है मतलब पीएनडल के इस साइड में डाला हुआ है, प्रॉफिट बढ़ गया इसकी वजह से, और वो डिविडेंड तो आईएफओएस में जाएगा ना, यहां पे आएगा ही नहीं, वो तो आइटम कंसीडर सेपरेटली उसको कंसीडर करेंगे। तो उसको जैसे ही मैं हटाता हूं, उसको मैं जैसे ही हटाता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होता तो उसको भी मैं हटाता हूं करके, ठीक है, उसको भी मैं वहां से हटाता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं बोलूं क्रेडिट साइड में ये जो दोनों चीजें दे रखी है उसको मैं यहां से हटा दूंगा। एक तो मैं लूंगा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इसको मैं पीजीबीपी से हटा रहा हूं, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, और दूसरा इनकम टैक्स रिफंड, ये कोई टैक्सेबल नहीं होता है। इसका अगर मान लो इंटरेस्ट होता तो आईएफओएस में टैक्सेबल होता। तो दोनों चीजें हटा दो, 95,000 एंड तुम्हारा 2,000। अब एक बात बताओ, ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद क्या दे रखा है, एक्स इज एंटाइटल टू क्लेम द डिडक्शन विच आर नॉट डेबिटेड टू पीएनडल, अभी तक पीएनडल में डाला नहीं है बट उसको मिलना चाहिए अंडर एग्जिस्टिंग प्रोविजन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जब मैं बोलूं मैं 115 बीएससी नहीं ले रहा हूं, मैं 115 बीएससी नई स्कीम में जा नहीं रहा हूं, तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो ये अलाउ होगा। तो लेस में लिखो एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना, 60,000।
और ये डिडक्शन 80 डबल जे डबल ए का और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ये तो आपके अंडर चैप्टर 6A में मिलेंगे, और ये आपका 80 CDE है ये भी तुम्हारे अंडर चैप्टर 6A में मिलेंगे। बस यहां पे निकालो, आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। तो मैं बोलूं आपका पीजीबीपी का इनकम हुआ 71,88,000 प्लस 35,000, इट्स कम्स टू द 72,23,000। और इसमें से ये सब माइनस करो, माइनस 95,000 माइनस 2,000 माइनस 60,000, इट्स कम्स टू 70,66,000। 70,66,000 ये आप माइनस कर दो, तो ये आपका बन गया पीजीबीपी का इनकम। अब ऐसे का ऐसे मैं लूंगा आईएफओएस, और आईएफओएस में डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल होता है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, और डिविडेंड कितना है 95,000, तो 95,000 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। $71,61,000 लेस करो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे, तो मैं बोलूं एक तो आपको सबसे पहले दे रखा है ऑलरेडी 80C 80D नॉर्मल प्रोविजन में तो मिलेंगे ही, 80E 80EEB ये सब मिला के 170 दे रखा है, तो नॉर्मल प्रोविजन में तो कोई ब्लॉक नहीं है, मिलेंगे आपको। उसके बाद में आपको डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 80G में मिलेगा, 80G दैट इज PM रिलीफ फंड 20,000 का, एंड 80 डबल जे डबल ए ये भी मिलेगा, दैट इज न्यू एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करते हो उसके सैलरी का मिलता है, कितना 80,000। तो अब आप बताओ मुझे नेट टैक्सेबल इनकम कितना आता है नॉर्मल प्रोविजन में। नेट टैक्सेबल इनकम, या इसको हम टोटल इनकम भी बोलते हैं, 1,70,000 माइनस 1,00,000 60 कितना है बेटा 71,61,000 सही है। कितना आया देखो मुझे 68,91,000, तो 68,91,000 इट्स कॉल योर नेट टैक्सेबल इनकम। अब इसके पास में मैं टैक्स लायबिलिटी निकाल दूं यहीं पे, ये आपका हो गया सबका, नहीं हुआ हो तो एलएमएस पे दे रखा है मैंने एज इट इज, आप वहां से उठा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं लिखता हूं ये एलएमएस पे भी आता है, ठीक है। तो आप अपनी पेन ड्राइव के फोल्डर में एक जगह मैंने एलएमएस डाला हुआ है, तो एलएमएस से आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलता जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी 68,91,000 पे, तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी 68,91,000, तो देखो स्लैब रेट से टैक्स निकालो अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, नॉर्मल प्रोविजन से जा रहे हो आप, अभी तक 115 बीएसी नहीं लिया, ठीक है। मोर देन 250 अप टू 5,05,000
12,500, more than 5 lakh up to 10 lakh 20%, 1 lakh, and more than 10 lakh up to 68 lakh 91,000, 30% minus 10 lakh 58 lakh 91,000 ओ का 30%, 17 lakh 67,300, 17 lakh 67,300, it comes to 18 lakh 79,800. अब एक चीज समझना, यहां पे आप मुझे ये बताओ 18 लाख 79,800, इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं? आंसर इज लगेगा, बिकॉज योर इनकम इज मोर देन 50 लाख, आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा. तो कितना सरचार्ज लगेगा? 10% लगेगा. 10% सरचार्ज लगेगा. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा. तो ऐड करो, ऐड सरचार्ज at the rate 10%. It's 187,980, 20 lakh 67,780. Add करो health and education cess at the rate 4%, 82,711. Add करो 21 lakh 50,491 नेट टैक्स पेबल, और अगर आप राउंड अप करोगे तो 21 लाख 50,490. चलो कॉपी करो इतना पहले. दैट इज एज पर नॉर्मल प्रोविजन. दैट इज एज पर नॉर्मल प्रोविजन. कॉपी करो इतना. चलो डन. अब पार्ट बी करेंगे. आ जाओ यहां पे करते हैं पार्ट बी. तो पार्ट बी पे अगर अपन चले तो टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल एज पर सेक्शन 115 BAC. अगर आप 115 BAC ले लेते हो तो उसके हिसाब से टोटल इनकम कितनी आएगी और टैक्स पेबल कितना आएगा. ठीक है, चलो चालू करेंगे. सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, मिस्टर एक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. सबसे पहले पीपी का इनकम, अगर आपको टेबल बनाना है तो बना लेते हैं. चलो यहाँ पे भी क्यों रखे, बना ही लेते हैं टेबल. तो जैसे अपन ने पहले बनाया था वैसे. तो पर्टिकुलर एंड अमाउंट, यहां आप 115 BAC ले रहे हो. ठीक है, तो चलो सबसे पहले चालू करेंगे पीजीबीपी से.
पीजीबीपी का इनकम नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट कितना दे रखा है? 71,88,000। अब अपन इसमें ऐड करेंगे डिसअलाउड स्लैश आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। मेरे पास पूरा जगह नहीं है, मैं इसलिए छोटा लिखा है, आइटम कंसिडर सेपरेटली। और 3 लाइन छोड़ के लेस अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली, अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली। चलो अब आप क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले क्या दे रखा है? कंट्रीब्यूशन गिवन टू नेशनल लेबोरेटरी। पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ 40,000। एक बात बताओ, ये तो आपका ब्लॉक में आएगा, ये तो अलाउ नहीं होता। ये तो रेस्ट्रिक्शन में है कि आप भैया साइंटिफिक रिसर्च के कोई डिडक्शन नहीं ले सकते जो डोनेशन वाले हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को आपने डोनेशन दिया, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, पीएनडल के डेबिट में आपने नहीं डाल सकते। अब यहां पे ये डाला हुआ है 40,000, तो मैं डिसअलाउड कर दूं वापस, क्योंकि 115 बीएससी ले रहे हो तो ये आपको अलाउ नहीं होगा। तो मैं कर देता हूं यहां पे ऐड में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू, किसको दिया था आपने कंट्रीब्यूशन? नेशनल लेबोरेटरी। नेशनल लेबोरेटरी कितना? 40,000 डिसअलाउड हो जाएगा, पीएनडल के डेबिट में नहीं जाएगा जब आप 115 बीएससी ले रहे हो। दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने इन हाउस खर्चा किया, ये अलाउ है, भले आप 115 बीएससी लो या नहीं लो, ये अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। कैश पेमेंट है वो तो डिसअलाउड होगा ही होगा। कैश पेमेंट ऑफ अ बिल, ये 40A सबसेक्शन 3 के हिसाब से डिसअलाउड होता है। कितना? 35,000। 35,000। उसके बाद देखो डिविडेंड आपके आईएफओएस में जाएगा और रिफंड है वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये दोनों चीजें लेस हो जाएगी। तो लेस में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड दूसरा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 95,000, आपका इनकम टैक्स रिफंड इज 2,000। अब एक बात समझो, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आप 115 बीएससी ले रहे हो, जब आप ये सेक्शन ले रहे हो बेनिफिट वाला, ठीक है, 5-6 वाला स्लैब रेट, वो 5-5-5-5 वाला, तो उस केस में भैया आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एटीजी ये ब्लॉक है करके, ठीक है। डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80JJAA है, ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वो एटीसी वगैरह वाले वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो मैं यहां पे ब्लॉक लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां ब्लॉक लिख लूंगा आगे करके, ठीक है। तो मैं यहां लिख तो रहा हूं एडिशनल डेप्रिसिएशन, मैं नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, बट मैं बता दूं मैं आपको सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब ये नहीं मिलता। तो देखो ये आपका पीजीपीपी का इनकम कितना आएगा यहां? 71,88,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000, इट्स कम्स टू द 7263। 7263 और माइनस करो 95,000 माइनस 2,000, इट्स आपका 7166। अब आप अदर सोर्सेज का इनकम लो, तो आईएफओएस में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना? 95,000। तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, या जिसको अपन शॉर्ट में जीटीआई बोलते हैं, 72,61,000। 72,61,000 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में। तो 6A में मैं लिख तो लेता हूं, बट आप बाद में मैं लिखूंगा ब्लॉक,
ATC, ATD, ATE, ATEEB, दूसरा ATG, PM वाला फंड, ATJJA, दैट इज न्यू एम्प्लॉय वाला। अब एक बात बताओ, मैं बताऊं पहले दो डोनेशन है, डिडक्शन है, ये तो ब्लॉक्ड है आपके, बट ये न्यू एम्प्लॉय वाला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 80,000 ये आपका आ गया टोटल इनकम, या जिसको बोल सकते हो NTI, नेट टैक्सेबल इनकम। 71,81,000। अब आपको यहां निकालना है टैक्स लाइबिलिटी 71,81,000 पे। टैक्स निकालो, टैक्स निकालो 71,81 पे, 71,81 पे यहां पे लूं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, वो 5-6 स्लैब रेट, ठीक है, अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5% 12,500, more than 5 up to 7,50,000 10 25,000, more than 750 up to more than 750 up to 10 15%, तो 37,500, more than 10 up to 12,500, 20%, 50,000, more than 1,250 up to 15 lakh, 25%, 62,500, and more than 15 up to कितना है 71,81, 30%, 71,81 minus 15 lakh, right? का 30% comes to the 17 lakh 4,300। टोटल करो, इट्स 18,91,800। सरचार्ज लगेगा, यस, इनकम इज मोर देन 50 लाख तो 10% लगेगा, तो ऐड करो सरचार्ज 189180, इट्स 20 लाख 80,980, ऐड health education cess at the rate 4%, 83239, net tax payable 2164 219, और that is
21,64,220 21,64,220 बेटर क्या है? एक बात बताओ, आपके नॉर्मल प्रोविजन में आ रहा था 21,50,490 और इसमें आ रहा है 21,64,220। तो मैं बोलूं आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना चाहिए, आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना चाहिए, जो आपको डिडक्शन वगैरह है वो आपको लेनी चाहिए, आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? आपको समझा या नहीं समझा ये बताओ। समझा? तो चलो आप यहां कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो, लिखो लिखो लिखो। सिंस नेट टैक्स लाइबिलिटी is lower in normal provision of income tax, since net tax liability is lower in normal provision of income tax, since net tax liability is lower in normal provision of income tax, so assessee should opt, so assessee should opt OPT, opt normal provision, and he should not opt section 115 BAC, and he should not opt section 115 BAC, 115 BAC। आप 115 BAC मत लो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाओ, क्योंकि वहां पे टैक्स लायबिलिटी आपकी कम है, क्योंकि वहां पे टैक्स लायबिलिटी आपकी कम है। चलो डन झालं। चलो अब एक काम करो, इसके आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सेक्शन, जिसमें आपको इसके आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर एक्स 32 ईयर्स वाला इज अ सैलरी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय ए लिमिटेड। उस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, बट उस क्वेश्चन को करते टाइम थोड़ा इंटरमीडिएट का नॉलेज चाहिए रहेगा, जिसमें आपको पता रहे कि डिडक्शन एग्जाम्पशन कहां कहां कैसे मिलती है, थोड़ी बहुत, बट आगे जाके आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो आप क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 जिसको बोल सकता हूं मैं। 3 मिनट का टाइम देता हूं, अपने दिमाग में फ्रेम करो क्वेश्चन को और देखो एक बार।